हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पढ़ाया था गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, जिसमें मैंने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण बताया था आपको, कैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। आज उनको पढ़ना है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसकी दो पोजीशंस होती हैं। चलो शुरू करते हैं। नंबर एक पोजीशंस होती है इसकी। नंबर एक पोजीशंस जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो? जो अनंत पर। देख लेते हैं, पहले हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये मैंने उत्तल दर्पण बनाया, ये दबे हुए पृष्ठ पर मैंने पॉलिश कर दी। इसकी अक्ष ले लेते हैं, इसकी अक्ष बना लेते हैं, और मैंने ये इसकी अक्ष ले ली। और वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत पर रखना है। वस्तु को कहाँ रखना है? यहाँ पे मान लीजिए क्या है? अनंत है, इन्फिनिटी है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है एक वस्तु रखी है अनंत पर। यहाँ पर क्या रखी है? अनंत पर वस्तु रखी है। यहाँ पर क्या रखी है? अनंत पर वस्तु रखी है। अनंत पर वस्तु रख देते हैं। यहाँ पे कोई मैंने एक वस्तु रख दी, ए बी। इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अक्ष के समांतर चलती हैं। पहले इनको अक्ष के समांतर गुजारते हैं। यहाँ से निकलने वाली प्रकाशीय किरण, यहाँ से निकलने वाली प्रकाशीय किरण अक्ष के समांतर आपतित होती है। यहाँ से भी गुजार दीजिए, यहाँ से भी गुजार दीजिए अक्ष के समांतर। जैसे ही अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण में ये फैल जाती हैं, ये दूर दूर फैल जाती हैं, और ऐसा लगता है ये किरणें जो है फोकस से आ रही हूँ। इसका उत्तल दर्पण का यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इसका फोकस मान लेते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनका परावर्तन फोकस से हो रहा है। ऐसा लगता है इनका परावर्तन कहाँ से हो रहा है? फोकस से हो रहा है। इस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसको हम आगे इस प्रकार से बिल्कुल सीधा करना है, टेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल भी बिल्कुल सीधा करना है, टेढ़ा नहीं जाना चाहिए, एकदम सीधा जाना है। टेढ़ा हो रहा है, ये देखो इस प्रकार से, ऐसा लगे कि फोकस से होकर आ रही है। जी हाँ, फिर से देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण पर जैसे जो है आपतित होती हैं, तो इनका परावर्तन जब होता है तो ये किरणें फैल जाती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है ये किरणें कहाँ से आ रही हों? ऐसा लगता है जैसे कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हो, जैसे कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हो। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या है? इसका ध्रुव है। ठीक है बच्चे, तो इनका जो प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है, और वस्तु से बहुत छोटा, मीन्स बिंदु के आकार का होता है। यहाँ पे दोनों ही प्रकाश की किरणें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं,
परावर्तन के पश्चात ऐसा लग रहा है फोकस से आती ही प्रतीत हो रही, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, बिंदु के आकार का बनता है और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, लिखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति लिख लेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट, कहाँ बनता है प्रतिबिंब? फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर, फोकस पर बनता है। दूसरा लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? प्रतिबिंब आकार होता है बिंदु के आकार का होता है, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का होता है प्रतिबिंब। और इसकी प्रकृति लिख लेते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति व विन्यास कैसा होता है इनका? इसकी प्रकृति जो है आभासी होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है व सीधा बनता है, ठीक है बच्चों, फिर से देख लो। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अनंत से चलने वाली समांतर प्रकाश की किरणें जब उत्तल दर्पण पर आपतित होती हैं तो इनका परावर्तन क्या? फैल जाता है। जी हाँ, प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, ऐसा प्रतीत होता है ये फोकस से आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमने सारी पोजीशंस उसकी बता दी। अब सेकंड पोजीशन में 2 ही पोजीशंस होती है इसमें। सेकंड पोजीशन इसके लिख लीजिए, जब वस्तु ध्रुव P तथा अनंत के बीच कहीं भी रखी हो, अनंत के बीच कहीं भी रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो बच्चों? ध्रुव P और अनंत के बीच कहीं भी रखी हो। जी हाँ, एक निश्चित दूरी होती है, आप कहीं भी रख सकते हैं। देखो दर्पण पहले बना लेते हैं। ये मैंने क्या ले लिया? उत्तल दर्पण ले लिया। इस पे पॉलिश कर दीजिए, इस पे क्या कर दिया मैंने? पॉलिश कर दी। इसकी अक्ष ले लो, इसकी मैंने अक्ष ले ली। ये मैंने इसकी क्या ले ली? अक्ष ले ली। यहाँ पे मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर दे दिया, यहाँ पे इसका क्या दे दिया? फोकस दे दिया। ये फोकस है, ये इसका सेंटर है, केंद्र है। ठीक है, ये कोई दर्पण है M1 M2 और यहाँ पे इसका क्या है? ध्रुव है। जी हाँ, यहाँ पे मैंने इसका ध्रुव दे दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वस्तु रख दी। यहाँ पे क्या रख दी मैंने? वस्तु रख दी। यहाँ पे क्या रख दिया मैंने? एक वस्तु रख देते हैं। यहाँ पे मैंने एक वस्तु रख दी। ठीक है, वस्तु AB। वस्तु क्या रख दी? इसको हम दे देते हैं AB। वस्तु रख दी। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण कैसे चलती है? अक्ष के समांतर चलती है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात ऐसा लगता है कि फोकस F से होकर आ रही है, क्योंकि ये सब फैलेगी। इसमें क्या होगा? फैला होगा किरणों में, तब हमको ऐसा लगता है ये कहाँ से होकर आ रही है? कहाँ से होकर आ रही है? ये देखिए इस प्रकार से ऐसे होकर आ रही है ना? ऐसे होकर आ रही है और ये जाके ऐसे निकल जाती है, फैल जाती है। देखिए ये फैल गई आपकी और ये इस प्रकार से हो जाता है। एक दूसरी प्रकाश की किरण
और वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित की जाती है। कहाँ की जाती है? और वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित की जाती है। जब भी कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती है तब उसका परावर्तन उसी मार्ग से वापस हो जाता है। लेकिन इसमें प्रतीत होता है कि जैसे कि वक्रता केंद्र से आ रही हो प्रकाशीय किरण। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने एक प्रकाश की किरण को गुजारा, यहाँ से मैंने एक प्रकाश की किरण को गुजारा, यहाँ से मैंने एक प्रकाश की किरण को गुजारा। ये थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, वो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। यहाँ से मैंने एक प्रकाश की किरण को ले लिया और इस प्रकार से आएगी प्रकाश की किरण। ठीक है, इसको जो है इरेज कर देते हैं अभी फिलहाल में, तो बाद में लिख देंगे। इसको मैंने क्या किया, इसको इधर से इसको ऐसे मिला देंगे जी। इसको मैंने वक्रता केंद्र से मिला दिया। इसको मैंने क्या किया, वक्रता केंद्र से मिला दिया। यहाँ पे क्या था, फोकस था। यहाँ पे क्या था, फोकस था जी हाँ। ये प्रकाश की किरण मैंने कहा कि वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किया, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वक्रता केंद्र से वापस होकर आ रही है, उसी मार्ग से वापस लौटती है। ये दोनों ही परावर्तित किरणें कौन सी स्थान पर मिलती हैं? इस स्थान पर। इसको हम मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये देखो, ये दोनों ही प्रकाश की किरणें कहाँ मिलती हैं? ये देखिए, ऐसे मिलती हैं। और इसको हम मान लेते हैं ए डैश पर मिलती है। इस प्रकार ए डैश और बी डैश क्या है? ए डैश और बी डैश वस्तु ए बी का सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है बच्चों, इसमें दरअसल क्या है कि प्रतिबिंब केवल फोकस तक ही सीमित है। फोकस के आगे कभी भी प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा जो दूरी हो सकती है वो फोकस हो सकती है। जैसे कि मैंने अनंत पर वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। इसके बाद देखिए दूसरी पोजीशन पर प्रतिबिंब कहाँ गया? फोकस और ध्रुव के बीच में आ गया। कहाँ गया? फोकस और ध्रुव के बीच में आ गया है। तो फोकस से आगे कभी प्रतिबिंब नहीं बनता है। यहाँ पर ये फोकस है, फोकस से आगे कभी नहीं बनता। अधिकतम प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से फोकस के बीच ही होती है। लास्ट होता है फोकस बिंदु, इससे ज्यादा प्रतिबिंब आगे नहीं बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम लिख लेते हैं। इसकी जो है स्थिति लिख देते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है कहोगे? P और F के बीच बनता है। F के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? P और F के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। अब इधर लिखते हैं प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा बच्चे? वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तीसरी चीज प्रकृति लिखते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति व विन्यास क्या है? ये दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है। और कैसा बनता है बेटा? सीधा बनता है। ये सीधा बनता है। सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा तथा आभासी बनता है। आभासी। जब भी सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। यहाँ पे लिख लेना P और F के बीच दर्पण के पीछे बनता है। दोनों ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। इसमें जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना,
उत्तल दर्पण में दोनों ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण मैंने कल जो है आपको अवतल दर्पण द्वारा बताया था, आज मैंने इसको जो है उत्तल दर्पण के द्वारा बताया। इसके बाद आज हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं आवर्धन के बारे में। चलिए आवर्धन देख लेते हैं क्या होता है। हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। इसके बारे में लिखते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को, ओ के अनुपात को, अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं, आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं, प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। बच्चों इसी को रेखीय आवर्धन कहा जाता है, इसी को दर्पण का आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, इसी को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, कहते हैं। प्रतिबिंब का आवर्धन, 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 इसको लिख लें थोड़ा सा और इधर आगे, इसे, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात, अर्थात, अर्थात आवर्धन m बराबर, आवर्धन m बराबर, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। m बराबर, m बराबर, बच्चों प्रतिबिंब की लंबाई को हम i मानते हैं क्योंकि इसका इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, इसलिए i से प्रदर्शित करते हैं। और वस्तु की लंबाई को ऑब्जेक्ट कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं वस्तु को, इसलिए इसे o से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका आवर्धन का फॉर्मूला बन गया। अब इस आवर्धन के फॉर्मूले को हम जो है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे यदि, यदि दर्पण से, यदि, यदि दर्पण से, यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी तथा, तथा दर्पण से, तथा दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की, वस्तु की दूरी यू हो तो आवर्धन, तो आवर्धन, तब आवर्धन m कितना होता है बच्चों, i अपॉन o तो होता ही है, a माइनस का v अपॉन u होता है। जी हाँ, यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v है, दर्पण से वस्तु की दूरी u हो, तो आवर्धन m बराबर i अपॉन o बराबर माइनस v अपॉन u होता है। जी हाँ, ये दोनों ही हो गया, ये वस्तु की लंबाई और, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के रूप में है, ये वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के रूप में है। इसको कभी भी m का मान इतना ले सकते हैं, m का मान इतना ले सकते हैं। अब इसका जो है पूरा डिटेल हम आपको आवर्धन का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें सारी चीज़ों का डिटेल में बताऊंगा। आवर्धन दर्पण में बनता कैसे है, अभी फिलहाल में फॉर्मूला इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि जो अगली सेकंड क्लास जो आने वाली है वो आपकी न्यूमेरिकल की क्लास आने वाली है। ठीक है ना, कल मैं जो है आप लोगों को पढ़ाऊंगा चिन्ह परपाटी से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक और चीज़ है, नेक्स्ट एक टॉपिक और देख लेते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी f तथा, तथा
वक्रता त्रिज्या आर में संबंध पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आर में संबंध रिलेशन बिटवीन F and R focus and रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दोनों में संबंध क्या होता है देखेंगे। यदि दर्पण की फोकस दूरी F तथा त्रिज्या R है, तब F बराबर R/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R बराबर 2F। जी हाँ, इसका मतलब यह है जो फोकस दूरी होती है दर्पण की वो त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। जी हाँ, यदि हम फोकस दूरी को बढ़ा दें तो वक्रता त्रिज्या भी बढ़ जाती है। यदि हम फोकस दूरी को बढ़ा दें तो वक्रता त्रिज्या भी बढ़ जाती है। यदि हम वक्रता त्रिज्या को बढ़ा दें तो फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। बोलो, समझ में आ गया? जी हाँ, ये फोकस दूरी F तथा R में संबंध है, इसको ध्यान रखना। ये न्यूमेरिकल जब हम लोग हल करेंगे तो ये फॉर्मूला काम आने वाला है और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, तो इसको डेरिवेशन को भी मैं जो है आगे की क्लास में आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। ये रिलेशन कैसे आता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, आगे इसको भी बताऊंगा। आवर्धन के बारे में एक अलग से क्लास लूंगा, उसमें जितने भी दर्पण और लेंस से संबंधित जो आवर्धन के जो आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं उस सारी चीज़ों को वहाँ पे मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और कल की नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है दर्पण से संबंधित चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदे। बाय बाय, सी यू अगेन।